हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? मेरी आवाज आ रही क्लियरली आपको? मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं? जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? एक बार कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। हमारी आवाज आपको आ रही है? मतलब मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम बात करने वाले, अगेन मैंने कल कहा था कि हम लोग अगेन आज द ग्रेट मराठा एम्पायर के बारे में बात करने वाले। तो देखो आज है ना, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? चैट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मेरा नेचर नहीं चैट ऑफ करके, मेरे से नहीं होता वो। चैट ऑफ कर लूं फिर तुम नहीं करो तो चैट ऑफ नहीं करूंगा। बट आज ज्यादा बात आपसे कर नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज आज अपन भारत के रियल इतिहास के बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में जाने वाला हूं मैं, ठीक है? तो चलेगा, चैट ऑफ नहीं करूंगा, बट अपने को पढ़ना है। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है लेक्चर, दो चीजें याद रखिएगा। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं यहां से। दूसरा, भारत के इतिहास को जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। भारत के सबसे बड़े वीर योद्धाओं में से एक अगर मैं बात करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करेंगे। 2 साल की उम्र में माता जी का साया उनके ऊपर से उठ गया था, पता है कि नहीं इस बारे में? मूवी के अंदर देखा है तुमने? मात्र 2 साल की उम्र थी, माता जी का साया उनके ऊपर से उठ गया था, है ना? और उसी बहुत सारी चीजें यार, चलो बात करेंगे आगे जाके। चलिए आगे बात करें, चलिए स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। ओके चलो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने क्या क्या बातें करी? 2 चीजें हम लोगों ने कर ली थी कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पूरी जर्नी के अंदर जो लड़ाइयां आप देखोगे ना, वो किस सल्तनत से हो रही है? बीजापुर से। दैट मींस आदिल शाही, याद है ना? आदिल शाही कौन से? बीजापुर वाले आदिल शाही यहां पर है। आदिल शाही से सबसे ज्यादा लड़ाई होने वाली, क्यों होने वाली साहब? बिकॉज आप जानते हैं कि इन्हीं का पास सबसे ज्यादा एरिया था। अगर अपन बात करें ना इनके बारे में कि सब जो दूसरी डायनेस्टीज है उसमें आदिल शाही का एरिया सबसे ज्यादा है और बीजापुर का पूरा एरिया इनके पास था। तो चीज याद रखना कि औरंगजेब बाद में कब्जा कर लेगा इन पे, बट ये चीज याद रखना कि सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं के साथ होती। अब सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल पूछता हूं मैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन की सबसे पहली लड़ाई कब लड़ी? पहला किला किस साल जीता था? बताओ भैया, किस साल जीता पहला किला? मेरे सारे बच्चों को पता होना चाहिए, किस साल छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला जीता था? बताओ कौन से साल में जीता था पहला किला? किस साल छत्रपति शिवाजी महाराज पहला किला जीतते हैं? बताओ। 1630, 1646, 1645, 1647, किस साल छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला जीता था? पहले किले के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फोर्ट, पहला किला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है हर राजा के लिए, हर महान राजा के लिए पहला किला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जवाब। कब, किसी उम्र में? 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पहला किला जीतते हैं, है ना? याद रखिएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 20 दी राइट आंसर। 20 सवाल का सही जवाब है। कितने परसेंट? 83.54। चलिए ठीक है, अब हम आगे की बात करना शुरू करते हैं और वापस से मैं कुछ लड़ाइयों के बारे में बात करूंगा। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला किला जीता, हमने उनके बारे में ऑलरेडी बात करी थी। माता जीजाबाई, माँ जीजाबाई के बारे में बात करी। उसके बाद जो किला वो पहली बार जीते, दैट इज ए तोराना फोर्ट, इसके बारे में बात करी हमने। हाँ जी, इसके बारे में बात करी। तोराना फोर्ट को जीता जाता है और जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उस फोर्ट को बढ़िया कंडीशन में लाते हैं। बीजापुर के सुल्तान को बोलते कि साहब टैक्सेशन हम तुमको यहां से देना शुरू कर देंगे। टैक्स देते हैं और चीजें उस टाइम पर बढ़िया चल रही थी। फिर देखा कि शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो कई सारे किले जीतना शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि साहब पुरंदर वाला किला, बहुत सारे किले धीरे धीरे जीतना शुरू कर देते हैं। इससे बीजापुर का सुल्तान गुस्सा है कि यार ये कैसे आप कर रहे हो, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज इतने किले जीतते जा रहे हैं। अब बीजापुर का सुल्तान गुस्सा किस पे निकालता है? बिकॉज राजे को पकड़ना, शिवराय को पकड़ना मतलब बहुत मुश्किल है, नहीं पकड़ सकते आप उनको। तो किससे पकड़ लिया जाता है? उनके पिताजी को पकड़ लिया जाता है और शाहजी को पकड़ने के बाद 1 साल तक जेल में डाला जाता है। शर्त क्या थी कि जो हमारे राजे हैं वो क्या करेंगे, अब वो कोई भी तरीके का ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बीजापुर के ऊपर कोई भी खतरा उत्पन्न हो जाए। उनके किलों पर हमला यहां पर नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए वो शांत बैठते हैं और उसके बाद 1649 में शाहजी महाराज को जो है छोड़ दिया जाता है, हमने देखा। और उसके बाद शाहजी जो एक्टिव पॉलिटिक्स था उससे वो संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे पहला मूव था वो था हमारा जावली फोर्ट। अब जावली फोर्ट की लड़ाई मैंने बता दी थी कि नहीं बताई थी? बता दी थी जावली फोर्ट के बारे में। जावली का है सब, सतारा के पास में। जावली फोर्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन कर लें। हाँ जी, बात करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है, कल मैं जल्दी मैंने बोला ना, कल मैं उस मूड में नहीं था। मूड में मैं नहीं था यार, जो बच्चे ने बोल दिया, मेरा दिमाग थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था मुझे कि यार ये चीज बोलनी नहीं थी।
अब देखो जावली फोर्ट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? पहली बात नोट करिएगा, आप देखो इस मैप को ध्यान से समझना, इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा। आप देखो दैट इज द दक्खन, ये पूरा दक्खन का इलाका है। दक्खन, दक्खन सबसे इंपॉर्टेंट था, औरंगजेब यहीं लड़ा है 27 साल तक। दक्खन, ये जावली फोर्ट है, दिस इज द जावली फोर्ट। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन, स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि जो कोंकण कोस्ट है उस पर पूरा तुम्हारा कब्जा हो जाएगा अगर जावली पे तुम्हारा कब्जा है तो। कोंकण पोस्ट पे तुम्हारा कब्जा है। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी ना वो बहुत अलग होती है। उनका दिमाग बहुत ही तेज है, उनका दिमाग बहुत ही तेज है। ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि साहब मैं उनका बहुत बड़ा फैन या मैं उनका भक्त हूं। फैन कहना तो छोटी बात है, भगवान है मेरे लिए तो वो। पर वास्तविकता में जब आप उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं ना, जो उनकी युद्ध नीतियां हैं वो बहुत ही तेज है, बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति। दूसरी बात, मेरे जीवन में जो शांति आ जाई है ना, आप बोलते हो कि सर आप बड़े काम हो, आपका नेचर बड़ा काम है, मैं वैसा नहीं था। मैं बहुत गुस्से वाला था एक समय के ऊपर, मुझे बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता था मैं, यार ऐसा ऐसा ऐसा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं समझ गया कि शांत रहना कितना जरूरी है। इतने शांत व्यक्ति हैं और शांति के कारण ही इन्होंने इतना बड़ा वॉर जीता है, बहुत बड़ा एरिया जीत लिया। बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, मतलब वॉरियर है, बहुत अच्छे हैं, दिमाग बहुत तेज है इनका, बहुत तेज दिमाग है। समझाऊंगा मैं कैसे क्या तेज है वो आज सारी लड़ाइयों के अंदर तुम देखोगे। तीसरी बात, बहुत शांत है। अपने गुस्से पे काबू करना अगर सीखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखो। मौके पे हमला करना है, एग्रेसिव नहीं हो जाना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी काबिलियत है। अब देखो क्या है साहब, ये आपका जावली फोर्ट, जावली फोर्ट यहां पर है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले चंद्रराव मौर्य के पास अपना संदेश भेजते कि देखो मौर्य, बीजापुर सुल्तान की जो सल्तनत है बीजापुर या मुगल से, इनके साथ हाथ मिला के लड़ाई लड़ने में, हाथ मिला के इनके साथ रहने में कोई मतलब यहां पर है नहीं। हम हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हैं। हिंदवी स्वराज का मतलब यहां पर क्या था, भारत के अंदर केवल भारत के लोगों का शासन होगा, भारत से बाहर के लोग भारत के अंदर नहीं रह सकते। सीधी बात करी। पर चंद्रमाराव मौर्य, जैसा कि मैंने कहा कि वो बड़ा बदतमीज आदमी है, उसने क्लियरली बोला कि अरे आपकी उम्र ही क्या है, आपकी क्या उम्र है, आपकी एज है क्या, आप कैसे कर लोगे, मैं आपके साथ नहीं देता। अब छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए कि यार ये साथ देने वाला यहां पर है नहीं। अब दिक्कत क्या है साहब, मौर्य है ना छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है और पुरानी संपत्ति है दादा परदादा की, बहुत पैसा है, अथाह पैसा है उसके पास। उसके अलावा उसके पास 12,000 की इन्फेंट्री। सोचो 12,000 की इन्फेंट्री छोटी मोटी नहीं होती। 12,000 सोल्जर्स हैं, 12,000 की इन्फेंट्री छोटी मोटी होती क्या, बहुत बड़ी होती 12,000। और देखो दुनिया के किसी इलाके में लड़ना और महाराष्ट्र के अंदर लड़ने में बड़ा डिफरेंस आता है। एक तो क्या जंगल का और थोड़ा हिली घाटी वाला इलाका ज्यादा है, ऊपर से वेदर आप देखो महाराष्ट्र का कैसा वेदर है, उमस बहुत ज्यादा होती है, शरीर थक के चूर हो जाएगा, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज देखो, एक होता है एग्रेसिव आदमी कि यार तूने मेरे को ऐसा बोल दिया, अब मैं तेरे को बताता हूं, अब मैं बताता हूं तेरे को, और सेना ली और घुस गए किले के अंदर, मारा कूटा और निकल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। उसने मना करा, अपन स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। गुस्से में किया गया काम सही नहीं होगा हर बार, ये याद रखिएगा। उन्होंने बोला अपन एक काम करते हैं, पहले अपन जाके देखते हैं कि इसकी कमजोर नस क्या है। कमजोर नस क्या है, किसी भी आदमी की कमजोर नस जानो पहले। अब कमजोर नस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, किले के अंदर जाना पड़ेगा। किले के अंदर महाराज को, राजे को तो जाने देंगे नहीं। तो ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छे वॉरियर के बारे में बताता हूं जिनके बारे में महाराष्ट्र के बच्चे जानते होंगे। संभाजी कावजी, इनके बारे में जानते हैं महाराष्ट्र के बच्चे, नहीं जानते तो मैं बता दूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बहुत करीबी 10 लोग हैं उनमें से एक ये भी हैं, संभाजी कावजी। बहुत बहुत बढ़िया वॉरियर है और बहुत अच्छे स्पाई हैं। अब संभाजी कावजी जो है ये जाते हैं साहब, कैसे जाएंगे, ये उस किले के अंदर जाते हैं कि साहब हमको किले के अंदर जा रहे हैं, एक शादी के अंदर हम आए। किले के अंदर जाकर, किले के अंदर जाकर उसके निगरानी करते। निगरानी कैसे करना, निरीक्षण करते, पूरा किला देखेंगे, कहां से अंदर आ सकते हैं, किधर से बाहर जाना है, किले में ऊपर चढ़ने का रास्ता किधर से जाएगा। उसके बाद ये मौर्य परिवार के हलचल को देखते हैं, मौर्य परिवार कैसे रहता है। अब मौर्य परिवार के हलचल को देख के इनको समझ में आता है कि जो मौर्य परिवार है ना, ये किले के अंदर थोड़े से ना बहुत रेकलेस हो जाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, इनको जो ठीक लगता है, ज्यादा बॉडीगार्ड इनके साथ होते नहीं है। और उसके बाद ये किले का वो सिरा देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और जहां दुश्मन की संख्या सबसे कम होती है। अब सीधी बात है, सब छत्रपति शिवाजी महाराज को आके बताते। शिवाजी महाराज भी देखो एकदम अटैक नहीं कर रहे हैं, वो वेट करते हैं, अभी नहीं करना है, समय लो, जैसे समय आता है। मैंने आपको कहानी बताई, समय आने के बाद क्या किया जाता है, समय आने के बाद यहां पर उनको हरा दिया जाता है, और हराने के बाद आप जानते हैं कि दैट इज द मावली फुट सोल्जर्स। वहां से मिलते हैं उनको, और क्या मिलते हैं बेटा, यहां से फिर मिलता है आपको बहुत सारा अपार धन। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, याद रहेगा, हाँ जी चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक और वॉरियर के बारे में आप जानते हैं,
इनके बारे में जानते कि नहीं जानते? ये है मारोपंत त्रिम्बार्क पिंगले। इनके बारे में जानते हैं कोई? देखो क्या होता है, जावली फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया, उसके बाद उससे थोड़ी दूर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक फोर्ट और बनवाया, नया न्यू फोर्ट बनवाया, और उसकी जिम्मेदारी दी थी इनको। इनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इनके बारे में। ही इज ऑल्सो वेरी ग्रेट वॉरियर ऑफ द मराठास। पढ़ना इनके बारे में बेटा, बहुत ग्रेट वॉरियर है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इन पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, आंख बंद करके। पूरा जो नया फोर्ट बनाया गया ना, वो पूरा फोर्ट इनके देखरेख के अंदर बनाया गया। तो याद रखना, ये भी बहुत बड़े वॉरियर हैं। इनके नाम हमको पता नहीं, बट पता होना चाहिए हर बच्चे को, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। हम जब इतिहास के बारे में बात करें तो सबके बारे में बात करें तो ज्यादा मजा आता है ना। चलिए, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थे वो है सिद्दीस ऑफ जंजीरा। जंजीरा फोर्ट आप देखेंगे, जंजीरा फोर्ट अगर आप मैप के अंदर लोकेशन देखोगे ना, समुद्र के अंदर ये बना हुआ फोर्ट है। अब ये जो लोग हैं ना, सिद्दीस के बारे में बात की जाए, दे आर बेसिकली अफ्रीकन। अफ्रीकन ये कहां के? आपने इथोपिया का नाम सुना है? इथोपिया से इनको गुलाम बना के लाए थे लोग भारत के अंदर, मुगल से इनको गुलाम बना के लाए थे। अब ये लोग जो थे ना, ये कदकाठी में बहुत तगड़े होते हैं, 6.5 फुट हाइट, 7 फुट हाइट, और ये बड़े स्वामी भक्त होते थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने वॉरियर स्किल से, अपने बातचीत करने के तरीके से इन्होंने क्या करा, बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली। पोजीशन हासिल करने के बाद एक समय ऐसा है बेटा, इन्होंने अपने खुद की डायनेस्टी स्थापित कर ली। ये सिंदीस ऑफ जंजीरा। अब ये फोर्ट जो है ना, इस फोर्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को जीतने की बहुत कोशिश करी। बट याद रखना, हम कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा काम है जिसको शायद करना मुश्किल होता है, और मुश्किल क्या, वो हम कभी नहीं कर पाते। एक फांस अंदर छुपी रह जाती। मेरे हिसाब से शिवराय के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वो फांस थी। जंजीरा फोर्ट को हम जीत नहीं पाए थे, कभी नहीं जीत पाया था। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं जीत पाए बिकॉज बहुत बख्तरबंद फोर्ट है। और जो मेजर रीजन था ना अपनी एक नेवी खड़ी करने का, वो इस फोर्ट को ही जीतने का था। अब ये लोग क्या करते थे, ये पहले बाहर आएंगे, बोट से बाहर आते थे। इनकी बोट कैसी थी, इनके पास बड़ी बड़ी बोट्स ऐसी जिस बोट में घोड़े अंदर आ जाते हैं। घोड़े अंदर आएंगे, बोट्स के अंदर आएंगे, और ये लुटेरे थे। जाएंगे साहब महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे, जाके लूटपाट करना शुरू करेंगे, किसानों को मारेंगे, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, और उठा के ले जाके इस अंदर आके इस पूरे फोर्ट के अंदर आ जाते थे। इस फोर्ट से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि इनसे मुक्ति दिलानी। बट देखो क्या होता है कि दूसरी जंग में इतना बिजी हो गया कि ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गया था। तो चीज याद रखना कि हमने वॉर लड़ा तो है, लड़ाइयां हुई भी हैं, बट वॉर यहां पर नहीं जीत पाए थे। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार कई सारे फोर्ट्स कैप्चर किए जा रहे हैं। जैसे रायगढ़ के बारे में बात करें, रायगढ़ के बाद बारामती है ना, पुरंदर, कोंडाणा, कई सारे फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जीतते जा रहे थे। अब इससे सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है? बीजापुर के सुल्तान को, आदिल शाही को, कि यार ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। बोलो साहब आपने इतने सारे फोर्ट जीत लिए, बोले इतने सारे फोर्ट हमने जीत लिए, अब क्या किया जाए? अब छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकना यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब रोकने के लिए जो है किसी ऐसे आदमी को भेजना है जो कि फियरलेस हो और जो छत्रपति शिवाजी महाराज से नफरत करता हो। कौन था वो? एक ऐसा आदमी जो छत्रपति शिवाजी महाराज से नफरत करता है। उसके बारे में एक और चीज बताऊंगा जो नहीं पढ़ाई जाती। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने से पहले अपनी 63 बीवियों को मार दिया था। जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यहां पर अफजल खान के बारे में। अफजल खान, जी हाँ, अफजल खान। हमने तो सुना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको मारा था। उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की मेंटल कंडीशन को समझिएगा। अफजल खान, अब ये कहानी सच है या नहीं है, बट मैं क्लियरली आपको बताऊं। अफजल खान ना थोड़ा सा भविष्यवाणी पे बड़ा भरोसा करता था। भविष्यवाणियां जानते हैं? भविष्यवाणी, दिखाना हाथ, बड़ा भरोसा करता था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने से पहले उसने एक व्यक्ति को अपना हाथ दिखाया। बोला भैया हाथ देखो। बोला क्या है? बोले देखो हाथ में तो तुम्हारे मरने का ही हो गया, अब तुम बच नहीं सकते ज्यादा दिन तक। अरे भाई साहब, बच नहीं सकते ज्यादा दिन तक, मतलब तुम्हारे मरने के योग ज्यादा है, जिंदा रहने के योग तुम्हारे यहां पर कम है थोड़े से। अफजल खान इस तरह का आदमी। बोले अगर 50-50 कंडीशन भी है तो बताओ। बोले हाँ 50-50 कंडीशन है, 50% तुम जिंदा भी रह सकते हो, 50% मर भी सकते हो। अफजल खान साइकोलॉजिकल आदमी है, मतलब सनकी टाइप का आदमी। उसने बोला अगर मैं मर गया तो मेरी जो वाइफ है वो किसी और से शादी कर लेगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। उसने पता है क्या करा? उसने कुएं के अंदर, एक तालाब के अंदर कहा जाता है, धक्का देकर अपनी 63 वाइफ्स को मार दिया था। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट इसने किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब वहीं पर हम जाते हैं कि साहब आदिल शाही, या अगर मैं बात करूं बीजापुर का जो सुल्तान है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा परेशान है। बिकॉज उनके हर किले को छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार जीतते जा रहे हैं। ये किला जीता, वो जीता, वो जीता, लगातार किले जीतते जा रहे। उसने बोला कि यार कोई मर्द सुरमा है कि नहीं मेरे दरबार के अंदर, जिसको मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को
झुकाने की या गिराने की जिम्मेदारी यहां पर दे सकूं। अब जिम्मेदारी ली एक ऐसे आदमी ने जिसको अपनी फिजिक पे बड़ा गर्व था। 6.5 फुट उसकी हाइट मानी जाती है। 6.5 फुट काफी ज्यादा हाइट होती है। बहुत हाइट है 6.5 फुट, कम नहीं होती बेटा, बहुत हाइट है 6.5 फुट। 6.5 फुट उसकी हाइट थी। उस आदमी का नाम था अफजल खान। अफजल खान कौन है साहब? अफजल खान बीजापुर के सुल्तान का बड़ा खास आदमी, बड़ा खास आदमी। उसके पास आप देखेंगे देयर इज अ प्लेस, आपने शायद सुना हो कि नहीं, इसे कहा जाता वाई। वाई का गवर्नर उसको बना दिया जाता है। ये वाई वाला इलाका है, ये वाई है, ये देखो बीजापुर यहां पर आ गया, तो वाई का गवर्नर उसको बना दिया था। उसका गवर्नर क्यों बनाया था वाई का? इसलिए बनाया था ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उसको पंगा लेना है, उसको इनको गिराना है, इसको दिमाग के अंदर ही था। अब इसने अपना काम भी बढ़िया किया। काम बढ़िया कैसे कर रहा है? ये लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। कई सारे किले इसने जीत लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं और है तो किला जीत लेता। अब इसके खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ रही है, सोचना, नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे इस टाइम पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कंडीशन ना मेंटली क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज और सांबा जी की माता जी का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज की वाइफ और सांबा जी की माता जी का नाम था सईबाई। पता है कि नहीं? सईबाई उनका नाम था। उनकी मृत्यु हो जाती है। हम अकेले रह गए, सही ये बोला उन्होंने, उनकी मृत्यु हो जाती बेटा। सांबा जी महाराज केवल 2 साल के। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी वाइफ से बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते थे। उनकी मृत्यु हो जाती। अब उस समय पर सांबा जी महाराज भी 2 साल के। अब उस मेंटल कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है कि साहब ये जो अफजल खान है लगातार हमले कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, सेना इकट्ठी करता जा रहा है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला देखो यहां पर भी मैं अपने दिमाग से काम लूंगा। ये नहीं करना कि एग्रेशन के अंदर मैं डिसीजन ले लूं फिर मैं इस पर पछताऊं। बोले नहीं, दिमाग से काम करना है। दिमाग से काम कैसे लेना है? अब क्या होता है साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना डेरा बसाया प्रतापगढ़ के किले में। प्रतापगढ़ की लड़ाई कभी समय मिला तो बताऊंगा। प्रतापगढ़ का किला बहुत बेहतरीन किला है। प्रतापगढ़ का किला इतना बढ़िया है, सुनिएगा इसके बारे में। इस पे डायरेक्ट हमला करना लगभग नामुमकिन है। एक तो ऊंचाई पे ज्यादा है, दूसरी बात कि पहाड़ियां हैं, बहुत मुश्किल है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला अच्छा ठीक है, तू साई अभी तू यहां पर है ना, तू वाई के अंदर है, वाई के अंदर ही है। अफजल खां बोले मैं इधर अपना किला बना लेता हूं। प्रतापगढ़ के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज है। अब क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। ये जो भाई साहब है जिनका नाम है अफजल खां, अफजल खां जो है साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास संदेश भिजवाते। संदेश क्या भिजवा रहे? आ गया हूं मैं, लड़ाई लड़नी है अपने को, लड़ाई लड़ना जरूरी भी है बिकॉज ये लगातार हमले करता जा रहा है, कभी ये किला कभी वो किला। दूसरा इसने क्या करा, जब ये वाई के अंदर था तो ये इस एरिया के अंदर आता है, नीचे आता है, जब भी हिंदू मंदिरों को तोड़ता है, महिलाओं को उठा के ले जाता है, किसानों के पूरे खेत जला देता है, किसानों को मार देता है। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अरे ठीक है तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, बेचारे किसानों की क्या है इसमें गलती? कोई किसान की गलती? बोले सब कोई गलती यहां पर नहीं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि इस आदमी को इसकी मेंटलिटी के हिसाब से हराना पड़ेगा। उसकी दुखती नस को छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए। देखो इसको गर्व किस चीज पे? इसको गर्व है अपने शरीर के ऊपर कि साहब मैं 6.5 फीट का अफगान, मेरे से कौन ही जीतेगा। इसको गर्व है अपने शरीर के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए, देखो कितनी बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हैं, दिमाग पढ़ना जानते। उनको पता लगे इसके आदमी की कमजोरी है इसका शरीर और इसका ईगो। इसको घमंड है, बड़ा अहंकार है अपने शरीर पे। इसको लगता है मैं कभी हार ही नहीं सकता। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, हाइट कम ही है उनकी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला किसी अहंकार को इसके खिलाफ उपयोग किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे चाल चली कि उनके 2 संदेशवाहक इसके पास जाते हैं और कहते हैं साहब कि भाई शिवाजी महाराज तुमसे बहुत डर गए, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत डर गए तुमसे। भैया बहुत डर गए तुमसे? बोले हाँ, अफगान ओरिजिन है बेटा। हाँ, बोले बहुत डर गए। रियल इसका ओरिजिन अफगान का था, ऐसा कहा जाता है कि रियल ओरिजिन वाज फ्रॉम द अफगान। है नहीं है, बहुत सारी बातें होती। अब क्या बोले साहब डर गए भैया, डर गए तुमसे शिवाजी महाराज? बोले अच्छा डर गए मुझसे? बोले हाँ। तो बोले बुलाओ मिलने, मेरे को नेगोशिएशन करना है, बातचीत करनी, संधि करनी, बुलाओ मेरे पास। बोले बुलाना तो क्या है? बोले आप डरते हो क्या उनसे? बोले मैं नहीं डरता। अफजल खां बोल रहा मैं नहीं डरता। तो एक काम करो ना, आप उनके पास चलो ना, आप यहाँ पे आ जाओ प्रतापगढ़ तक। आप तो डरते भी नहीं, आप तो इतने महान हो, आपके तो इतनी बलशाली आप हो, इतना पावर आपके पास है, आप कहां डरोगे उनसे? बोले हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। ऐसे उसको प्रलोभन दिया गया। क्या बताया कि देखो डरते तुमसे तो। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज डर रहे हैं तुमसे? भैया बहुत डर रहे हैं, तुमसे मिलने वो नहीं आ सकते, तुम आओ उनसे मिलने। और तुमको क्या डर, तुम तो बड़े महान आदमी हो। ईगो, घमंड यूज कर ली। अब साहब ये आता है, जब ये आया इसने आते आते न जाने कितने मंदिर फिर उजाड़ दिए। और इसने क्या करा, प्रतापगढ़ के नीचे इसने अपना डेरा लगाया, यहां पर डेरा लगाया। और इसकी सेना भी इसके साथ थी। मान लो सेना इसकी खड़ी, ये इधर इसकी सेना है, इसका कैंप है, इसके कैंप यहां पर थे।
इसने डेरा लगाया। अब इसने बोला कि ठीक है साहब, अब छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलावा भेजा कि चलो अब आपको आना है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज भी समझ गए कि देखो बातचीत तो क्या कर रहा है, इसको मारना ही है। जो काम ये कर रहा है उस कामों की सजा इसको देना बड़ा जरूरी है, इसको मारना बहुत जरूरी होता है। अब करे कैसे? बोले करना कुछ नहीं, इसके घमंड का उपयोग इसके साथ करना है। और इसके दिमाग में क्लियर है कि साहब मेरे को मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना ही, मैं कोई समझौता करने नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया कि साहब मारना है, मारना तो ही से। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लियरली अपने साथियों को इंस्ट्रक्शंस दिए, अगर मुझे कुछ भी हो गया, सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो किले की दीवारों को अंदर से बंद कर लेना, किसी को अंदर मत आने देना। मतलब मैं चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, किले के अंदर किसी को घुसने मत देना। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपने सैनिकों को, जो इनके सैनिक है ना, उनको बोला तुम पीछे से जाओ। इनके सैनिक पीछे से जा रहे हैं, देखो यहां से जा रहे हैं इनके सैनिक, प्रतापगढ़ से निकले, यहां से जाके जंगलों में जाके इनके सैनिक छुप गए। किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज के। ये देखो छुप गए। बोले तुम इधर हो, यहां से छुप गए। अब छुप क्यों गए? बोले इसको चारों तरफ से घेरेंगे अपन। घेर लिया साहब? हाँ घेर लिया। अब सीधी बात है, अफजल खान बड़े घमंड के अंदर बोले मेरे साथ तो मेरी सेना भी है, मेरा क्या ही बिगाड़ लिया जाएगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार। इसे कहते हैं साइकोलॉजी। दोनों मिलते हैं साहब, आपस में दोनों मिलेंगे, मिले। अब अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पहली बार देखा, ये देखो मैंने बता दिया, देखो ये आया अफजल खान, यहां आ गया, प्रतापगढ़ का किला है अपना, ये नीचे मिलने की जगह तय हुई। ये अफजल खान की सेना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना उन्होंने जंगल में यहां पर लगा दी। आई बात समझ में? ये देखो जावली फोर्ट यहीं पर पास में है ना। ओके, अब अफजल खान यहां पर आता है। अफजल खान की हाइट आप देखो इस पिक्चर के अंदर बहुत ज्यादा है, 6.5-7 फीट का राक्षस है वो, राक्षस है वो, बहुत खूंखार, बहुत ही खूंखार आदमी। मतलब लोग डरते हैं उसके नाम से, डरते हैं उसके नाम से। इस तरह का आदमी अफजल खान है। ये आया, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा और जोर से हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? बोले अरे इतने छोटे हैं आप, तो इतने छोटे हैं आप। हंसने लगा। बदतमीजी करता ही है ना आदमी। बोले ठीक है छोटे तो क्या हो गया, आइए आपसे गले मिलते। गला मिलना इसकी चाल थी। बोले गले मिलना है भैया, मेरी चाल है। तो चाल क्यों है? बिकॉज इसको पता था कि जैसे ही गले मिलेंगे वैसे ही मैं पीठ में इनकी छुरा भूकूंगा। पर देखो छत्रपति शिवाजी महाराज ऑलरेडी तैयार थे। उन्होंने क्या करा, कवच पहना, लोहे का कवच यहां पर पहना। जैसे ही साहब इसने चाकू मारा तो चाकू उनकी पीठ में घुसा ही नहीं। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना वागनक पहना। वागनक इस तरीके का होता है जिसको लॉयंस क्लो भी बोलते हैं, पहना और उसके पेट में मारा। पेट में जब मारा ना, तो पेट में मारने के बाद क्या किया, इस वागनक को घुमा दिया। घुमा के जब बाहर निकाला तो उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई थी। आंतड़ियां बाहर आ गई, आंतड़ियां समझ, तो आंतड़ियां बाहर आ गई, पूरी आंतड़ियां बाहर आ गई। उसके बाद क्या किया गया, उसके साथ जितने लोग आए थे सबको मारा, बॉडीगार्ड्स को मारा और वहां से बड़ी आसानी से निकल गए। तो चीज याद रखिएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, देखो दिमाग हमेशा, जब आप दिमाग लगाओ, जब आप वॉर लड़ो, तो हमेशा आपको दिमाग या गुस्से में नहीं लड़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना भी जरूरी वहां पर हो जाता है। आई बात समझ में? तो दैट वाज द अफजल खान एपिसोड। सवाल ये आता है सब कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1659 के अंदर ही हुआ था कि बीजापुर का जो सुल्तान था अली आदिल शाह सेकंड, उसने भेजा था इसको। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर है ना? उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज रुके नहीं, बिकॉज अब तो डर गया बीजापुर का सुल्तान। बोले अब क्या कर सकता हूं मैं। उसके बाद तो पूरा कोकण, कोल्हापुर, पूरा पन्हाला फोर्ट, सारे फोर्ट्स उन्होंने बहुत आसानी के साथ सीज कर लिए थे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब एक किस्सा और बताते हैं। अब देखो ये उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है यार, व्हाट इज द थिंग, ख्याति बढ़ती जा रही है उनकी। औरंगजेब हैरान, बोले कौन है यार ये? मतलब यार आप सोचो, लगातार इतने किले जीत रहे हैं, इतना दिमाग वाला आदमी, औरंगजेब बड़ा बोल रहा है, कौन है व्यक्ति? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। औरंगजेब चाहता है कि पूरा दक्खन मेरे पास हो। बोले मराठा से अगर आगे बढ़ गए तो दक्खन में मेरा जीतना नामुमकिन है। औरंगजेब ने बोला कि देखो छत्रपति शिवाजी महाराज को तो खत्म करना पड़ेगा, कुछ भी किया जाए। अब खत्म कौन करेगा? उसने बुलाया अपने मामा को। उसका मामा है साहब, क्या नाम है? मामा, सुनिएगा नाम से, उसका मामा है। मामा क्या नाम है? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को बुलाया कि बोले मामा जी आप जाओ और दक्खन के अंदर आप जाओ, और जो पुणे वाला इलाका है वो पूरा आप जीत के लेके आ जाओ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपको जितनी सेना ले जानी ले जाओ, जितने लोग ले जाने ले जाओ, पर ये इलाका मेरे को वहां पर पूरा वापस चाहिए। अब क्या होता है, जिस टाइम पर शाइस्ता खां आया, इसने रस्ते में इतनी लूटपाट करी महाराष्ट्र के अंदर, इतने मंदिर तोड़े गए, इतने मंदिर तोड़े जितना आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत मंदिर तोड़े, लोगों को परेशान किया, और ये धीरे धीरे आना इसने शुरू कर दिया। अब जिस टाइम पर ये पुणे के अंदर आता है, उस टाइम पर छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर है नहीं, वो दूसरे अभियान के अंदर है। अब ये आदमी क्या करेगा, पुणे के अंदर आएगा, जीतेगा,
और रहना शुरू करेगा इस किले के अंदर। कौन सा किला है, कोई बताएगा इसका नाम? ये वही किला है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा बचपन गुजरा था मां जीजाबाई के साथ, और ये जानबूझ के वहां पर रह रहा है कि देखो ये पवित्र जगह है ना आपके लिए, यहां पर मैं अपनी वाइफ्स को रखूंगा, बहुत सारी वाइफ है, इसका पूरा हरम है, उनको मैं रखूंगा। कौन से, क्या नाम है इसका, बताओ इसका नाम क्या है, क्या कहा जाता है इसे, जल्दी बताइए, बोलिए किसे कहा, इसे क्या कहा जाता है, बोलिए भैया क्या कहा जाता है इसे? लाल किला? अरे भाई लाल किला नहीं है यार, लाल महल है भाई वो, लाल किला नहीं, लाल महल है वो, इट्स ए लाल महल। लाल महल है, बहुत बढ़िया जगह है, आप जाइएगा यहाँ पर। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वहीं पर रहते थे, वहीं पर रहते थे साहब। तो अब इसने ये करा, अब इसने कब्जा कर लिया। अब देखो इसने कब्जा करा, बहुत सारे काम करे। तब कर रहा है 1660 के आसपास इसने काम किया था, 1660 के आसपास की बात है, तब जाके इसने कब्जा कर लिया, लगभग इसी समय के आसपास की बात है। अब कब्जा कर लिया इसने। अब देखो कोई और अगर आदमी होता तो वो क्या करता, उससे मैं हमला करता, बोले अच्छा मेरी जगह पे आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला नहीं रुको, सेना बहुत बड़ी है इसकी, दिमाग से काम लिया, ठंडे दिमाग से बोले बदला लेंगे, समय लगेगा पर हम इसके साथ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बदला लेंगे। अब जितने समय तक ये पुणे के अंदर रहा, 3 साल तक मान के चलिएगा, इसने कत्लेआम मचा दिया। कत्लेआम समझिएगा मतलब बहुत, मैं कुछ चीजें बता नहीं सकता यहाँ पे, इसने लिटरली कत्लेआम मचा दिया था। किसी भी लड़की को उठा के ले जाना, किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर देना, इसके सैनिक किसी के भी घर में घुस जाते हैं, बहुत परेशान इसने कर दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हर खबर पहुंच रही, किसान परेशान, पर उन्होंने बोला कि देखो सही समय आने पे सही प्रहार किया जाए ना तो प्रहार तेजी से लगता है, आप गलत समय पे प्रहार कर दोगे, प्रहार की इतनी वैल्यू यहां पर रहती नहीं। अब समय आ गया था, समय मिला, क्योंकि देखो इसको डर बहुत ज्यादा है। डर यह है कि साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी कांपता है। कांपता क्यों? क्योंकि इसने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में कि यार वो बड़े खतरनाक है, वो है। अब इसलिए इसने क्या करा कि इसके किले के आसपास बहुत सारे पहरेदार है, बहुत सारे पहरेदार इसके किले के आसपास यहां पर थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि देखो अब बदला लेना बड़ा जरूरी है, अब बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या किया गया कि उन्होंने कुछ सोल्जर्स को ट्रेन किया, जो बड़े ट्रेन कमांडोज नहीं होते, उनको बुलाया कि देखो अब हम सबको एक मिशन पे जाना है। कई जगह लिखा कि सब 400 सिपाही थे, कई जगह 40 लिखा, उसके ऊपर अपन अभी नहीं जाएंगे। अब इन सिपाहियों को तकरीबन 1 साल तक ट्रेन किया गया। ट्रेन किया गया किसमें? अंधेरे में लड़ने के लिए। सुनना, दिमाग देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का, अंधेरे में लड़ने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। वो क्यों अंधेरे में लड़ने के लिए ट्रेन कर रहे हैं? रात के अंधेरे में अपने को जाकर हमला करना है, इस महल के अंदर रात के अंदर घुसना है, तो अंधेरे में लड़ने की ट्रेनिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है कि साहब आप सेंसेस के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आगे क्या करना है आपको, उसके लिए अभी से आप तैयार हो जाओ। आई बात समझ में? इनको ट्रेन किया गया रात के अंधेरे में लड़ने के लिए। क्लियरली बताया गया कि देखो महल के अंदर हम जब जाएंगे, जो भी मुगल दिख रहा है उसको मार दो, पर कोई भी महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार नहीं करेगा। सख्त निर्देश यहां पर दे दिए जाते हैं। अब 400 लोग है भाई, 400 लोग, सोचो 40 नहीं 400 लोग बहुत होते हैं। अब 400 लोग महल में जाए कैसे? बहुत बड़ी बात है साहब, 400 लोग महल में कैसे चले जाए? बिकॉज ये जो मामा जी है ना, मामा जी, अगर मैं क्लियरली बुरी बात ना बोलूं तो वो दूसरे धर्मों के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। पर फिर भी क्या होता है साहब कि एक दिन शाइस्ता का बड़े अच्छे मूड के अंदर था, बढ़िया मूड था उसका, बड़ा खुश था। तो एक मराठा उनके पास जाते हैं, मराठा सरदार, बोलते हैं साहब मेरी बेटी की शादी है, बेटी की शादी है और मैं चाहता हूं कि यहीं से मैं करूं, तो मेहमान आएंगे हमारे, तो क्या मेहमान आ सकते हैं? वो बड़े अच्छे मूड में था, बोले हाँ बिल्कुल बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बुला लो मेहमान, बारात को आने दो। अब ये मौका यहां पर मिल जाता है। अब 400 सिपाही जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज खुद भी थे, ये बारात के साथ धीरे धीरे अंदर आते हैं, अंदर आ गए बारात के साथ। अब उस समय पर समय कब का चुना गया? समय था उस टाइम पर रोजे का, रोजे वाला महीना चल रहा था। अब रोजे में क्या होता है, सब जल्दी सो जाया जाता है, तो आधे मुगल सिपाही जल्दी सो गए थे, जल्दी सो गए, यहां सब जल्दी सो गए। अब ये जो 400 सिपाही घुसे और सही समय जैसे ही मिला, इन्होंने हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था, जो मिला उसको काटते गए, जो मिला उसको मारते गए। बीच में कौन आता है? शाइस्ता खां का बेटा, उसको खुद को मार दिया। बेटा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बेटे का भी, इसको मार दिया जाता। अब साहब शाइस्ता खां का महल कहां पर है, उसका कमरा कहां है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज गुप्त अंधेरा, पूरे महल के अंदर अंधेरा है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन उस महल में निकला है। अरे उनको सारी चीजें रास्ते पर थी। अब शाइस्ता खां का जो महल है ना, जहां शाइस्ता खां रहता है, उसका दिमाग देखना। उसने क्या किया, ये उसका पलंग है, ये उसका पलंग है, पलंग के जस्ट सामने उसकी बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है। वो पलंग इधर सोता है साहब और इधर दीवार है, गेट वेट कुछ नहीं है, गेट कहां किसी को नहीं पता। पलंग उसका यहां है और ये दीवार है, यहां पर दीवार है साहब, ये दीवार है, पलंग के जस्ट सामने दीवार है। मतलब मान लो कि ये मैं सो रहा हूं यहां पे और ये मेरे सामने दीवार है।
आने का रास्ता नहीं पता कहां से। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के सिपाही घुसते हैं अंदर और इस पूरी दीवार को तोड़ के सामने आते हैं। याद रखना, दीवार तोड़ के इसके सामने आ जाते हैं। अब जैसे इसके सामने आए साहब ये भागा, बोले यार भैया कैसे, कहां कौन आ गया, डर गया, भागा भाई साहब भागा। भागते भागते गया हरम के अंदर, हरम क्या जहां पर इनकी महिलाएं रहती थी। हरम के अंदर जो उसकी सबसे छोटी वाली वाइफ थी ना, काफी कम उम्र थी उसकी, उसके पीछे छुप गया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि देखो हरम के अंदर ये आदमी क्या है, मैं तो अंदर नहीं जा सकता। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा। जैसे ही भागा है भाई साहब, जैसे ही इसने भाग लगाया, ये इसने भागने की कोशिश करी, वैसे ही क्या होता है कि ये कूदा। अब जैसे ही कूदा ना, तो वैसे ही ये कूदा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी 3 उंगलियां काट ली थी। पता है कि नहीं आपको, इसकी 3 उंगलियां काट दी जाती है। अब 3 उंगलियां काट दी उस आदमी को और शाइस्ता खां भाग गया। याद रखिएगा 1663 के अंदर ये हमला होता है। आई बात समझ में? 3 साल के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदला लिया। तो चीज याद रखिएगा कि शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काट दी जाती है इस हमले के अंदर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, 3 उंगलियां कट गई थी उसकी। हाँ, क्लियरली बता दूं मैं। तो ये इस तरीके से वापस से इस किले को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। हालांकि देखो कब्जे में बाद में लिया जाता है, क्योंकि क्या है कि देखो बहुत सारे सिपाही वहां पर है मुगल्स, तो इन सबको निकालना भी काफी इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पर तो उसकी उंगलियां काटी, पर बहुत मारकाट मचाने के बाद वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद लंबे टाइम तक जो है वो उस पर कब्जा नहीं रख पाए थे। अब औरंगजेब ने बुलाया, बोले आओ इधर मामा जान। मामू को बुलाया, साहब भाई साहब मामा जैसे गुस्सा है औरंगजेब, बोले क्या तुमने मेरी नाक कटवा दी, और उसको भेज दिया बंगाल भेज दिया और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा झटका था औरंगजेब के लिए। अब औरंगजेब पहली बार हार रहा है, औरंगजेब हार रहा है पहली बार जीवन में किसी से। देखो पहली बार हारना मतलब भाई, पहली बार हार रहा है औरंगजेब जीवन में। बड़ा गुस्सा, बोले अरे हरा दिया, अब मैं भेजता हूं बड़े खतरनाक आदमी को। किसको भेजा? वास्तविकता में आदमी बड़ा खतरनाक है, वास्तविकता में बहुत खतरनाक आदमी। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? दिमाग वाले भी हैं, दिखने में बेहद सुंदर है, बहुत सुंदर दिखते हैं, मतलब बिल्कुल राजकुमार है, लगता नहीं कि यार भगवान जैसे आ गए, वैसे दिखते हैं यार राजा। मैं बात कर रहा हूं सवाई जयसिंह के बारे में। अब ये दिमाग वाले आदमी, सवाई राजा जयसिंह, बहुत दिमाग वाले आदमी है। न जाने कितनी भाषाओं का ज्ञान है इनको, बहुत बेहतरीन दिखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। 4 फिंगर कट गया, चलो 4 मान लेते, 4 फिंगर कट गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 काट दिए। ठीक है चलो, हाँ यहां तक क्लियर हो गया। हाँ अब आगे बात कर रहे हैं। अब तुम 3-4 पे मत अटके रहो, आगे जो मेजर है वो चीजें सुनिएगा। अब क्या होता है साहब सुनिए। अब जो राजा जयसिंह है, जिनको सवाई जयसिंह के नाम से, देखो कई किताबें 3 बोलती, कई किताबें 4 बोलती, तुम उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। ये देखो इंटरेस्ट इनका उंगलियों में इंटरेस्ट है, बहुत उंगली में इंटरेस्ट है तुम्हारा ना। चलिए, हाँ बेटा दिल्ली में डेथ हो गई थी उसकी। बंगाल में परेशान हुआ, वो बहुत टाइम परेशान हुआ, बूढ़ा हो जाता है, फिर वो दिल्ली में आता है, फिर वो मतलब उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं, बहुत सारी चीजें भी। चलो उसके बारे में बात अभी अपन नहीं करेंगे, अपन दूसरे एपिसोड पे आते हैं। अब औरंगजेब ने भेजा अपने सबसे इंपॉर्टेंट सिप्पे सालार को, जिसपे वो ज्यादा भरोसा तो नहीं करता है, पर उनको पता है कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। ये थे सवाई राजा जयसिंह, जो औरंगजेब के दरबार में एक बहुत बड़े पद पे थे, बहुत बड़े पद पे थे। पर औरंगजेब को एक डर भी, बोले यार ये तो काफिर है, काफिर मतलब ये इस्लाम को नहीं मानता, इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो इसके साथ किसको भेजा? इसके साथ भेजा इन्होंने दिलेर खां। दिलेर खां अफगान है और बड़ा खतरनाक आदमी है, सुना है इसका नाम? दिलेर खां बड़ा खतरनाक आदमी, ये अफगान और बहुत खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक है। दिलेर खां को बोलो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अब दिलेर खां जो है वो थोड़ा दिमाग से नहीं सोचता, वो अक्खड़ आदमी। और राजा जयसिंह जी के बारे में बात कीजिए, बहुत दिमाग से सोचते हैं। अब राजा जयसिंह जी ने बोला कि अच्छा किस किले पे कब्जा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिलेर खां बोला कि साहब जो किला दिखे उसको फोड़ दो। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके बाद ही हम किसी भी किले पे हमला करेंगे। अब देखा गया कि साहब जो पुरंदर का किला है स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा परिवार वहां पर था। बोले हमला किया जाएगा पुरंदर के ऊपर। किसने बोला? राजा जयसिंह ने बोला। दिलेर खां ने बोला अच्छा ठीक है साहब हमला करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा रास्ता अलग होगा, मेरा अलग होगा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ सकता। अच्छा बोला ठीक है चलो मिलकर लड़ाई मत लड़ो। अब पुरंदर के किले पे हमला करना है, पर पुरंदर पे हमला करना इतना आसान है क्या? नहीं आसान है, ऊंचाई पे काफी ज्यादा था। और पुरंदर से नीचे एक और किला है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। क्या नाम है इस किले का? वज्रगढ़। सुना है महाराष्ट्र के बच्चों ने इसके बारे में? दैट इज वज्रगढ़। वज्रगढ़ पुरंदर से थोड़ा सा नीचे पड़ता है, बहुत बढ़िया किला है, यहां पर जाइएगा। और वज्रगढ़ की रक्षा कौन कर रहे हैं? इनके बारे में किसने सुना है? सुना है? मोरारजी देशपांडे। सुना है इनके बारे में किसी ने? सुना है कि नहीं सुना होगा। ऐसे वॉरियर्स के बारे में कौन सुनता है सर? कभी इन्हें कभी किसी ने हमको इनके बारे में बताया नहीं। अब साहब मोरारजी देशपांडे जो है ना, ही इज अ ग्रेट वॉरियर, ही इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द मराठास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इनके बारे में? इनका जो हथियार है वो बड़ा बहुत अमेजिंग हथियार है। देखा होगा इनका हथियार, ये जो हथियार इसे कहा जाता है पाटा स्वॉर्ड।
इसको हाथ में पहनते रहे, बड़ी लचीली होती, घूमती है साहब ये स्वॉर्ड, ऐसी लचीली होती, एक बार में 10-15 दुश्मन तुम खत्म कर दोगे। इसको चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। अब लड़ाई यहां पर हो रही है। लड़ाई कौन लड़ रहा है साहब? राजा जयसिंह इससे लड़ने के लिए नहीं आए, यहां पर लड़ने के लिए आता है ये आदमी, क्या नाम है? दिलेर खां। दिलेर खां अपने 5000 मुगल सोल्जर्स के साथ आता है। कितने? 5000। 5000 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। कितना? बहुत बड़ा नंबर। 5000 मुगल सोल्जर्स के साथ ही आता है। इनके पास अगर मैं बात करूं तो केवल इनके पास है 500 सिपाही। कितने? 500 सिपाही, केवल 500 सिपाही हैं इनके पास। 500 मराठा वर्सेस 5000 मुगल। पर क्या है? रोकना है कुछ भी करके, ऊपर तक नहीं जाने दे सकते। अब साहब लड़ाई शुरू होती है, भीषण लड़ाई, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, मराठास रुक ही नहीं रहे, बिकॉज उनको अपने एरिया के बारे में पूरी जानकारी कि कहां लड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी। तभी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट आता है, आप शायद इस इंसिडेंट के बारे में आपने सुना होगा कि मोराबजी से दिलेर खां उनको जब लड़ता देखता है ना मोराबजी को, तो बोलता है ये क्या वॉरियर है, व्हाट अ ग्रेट वॉरियर ही इज, बिकॉज उनके जैसा वॉरियर उसने आज तक देखा ही नहीं था। वो उनको ऑफर देता है, दिलेर खां ऑफर क्या देता है? बोले अरे तुम कहां शिवाजी के लिए लड़ रहे हो, गरीब है वो, तो गरीब है, गरीब आदमी की लड़ोगे? अरे मेरे पास हाँ, मैं औरंगजेब से बात करवाऊंगा तुम्हारी, अरे तुमको मनसबदार बना देंगे, तुम्हारे से आदमी की जरूरत है हमें। यहां पर है मेरे क्या होता है साहब, ये इतनी बढ़िया गाली देते ना इसको, जो मैं यहां बोल नहीं सकता, और बोलते हैं भाई नहीं चाहिए तेरा, और लड़ना शुरू कर देते। उसके बाद पीछे से उनको तीर लगते हैं, तीन तीर लगने के बाद एक आदमी उनकी गर्दन काट देता है। जी हां, उसके बाद भी कहा जाता है कि उनका शरीर लड़ता रहा था गर्दन कटने के बाद भी। ऐसे ऐसे वॉरियर हमारे देश के अंदर हुए हैं, इस शरीर कटने के बाद भी लड़ा है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये उनके हिस्टोरियंस कहते हैं, मुगल हिस्टोरियंस ने बोला कि साहब वाज अ ग्रेटेस्ट वॉरियर। पर क्या होता है, जीत तो गया दिलेर खां। अब दिलेर खां जीता, अब इसके बाद पुरंदर पे कब्जा करना। पुरंदर पे कब्जा करना बहुत मुश्किल नहीं था, मुश्किल यहां पर नहीं था। 665 के बारे में बात चल रही, बहुत मुश्किल यहां पर नहीं था। अब राजा जयसिंह भी हैं, बहुत अच्छे वॉरियर हैं, बहुत अच्छे वॉरियर हैं, मैं क्लियरली आपसे बोलूं बहुत अच्छे वॉरियर हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली पुरंदर पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। कि पता है क्या कर रहे हैं, इनका दिमाग देखना। ये क्या करते हैं, मान लो पुरंदर यहां पर है, पुरंदर यहां पर एक किला, नीचे के गांव के अंदर जाके अटैक करते हैं। गांव में अटैक कर रहे हैं साहब, इस गांव को जीत लिया, इस गांव को जीत लिया, इस गांव को जीत लिया। ये पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, सुनना, प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर किस पे बना रहे हैं? राजे पे प्रेशर बना रहे हैं कि देखो आप सुरक्षित नहीं हो, आप ये मत समझो कि आप यहां पर हो तो आप सुरक्षित हो, हम कभी भी आपको जीत सकते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए कि यार देखो अभी हमारा जीतना बड़ा मुश्किल है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मैं इनसे आगे जाके मैंने बात नहीं करी, इनसे संधि यहां पर मैंने नहीं करी, तो क्या होगा, फिर ये इनको मारेंगे, जो मैं नहीं चाहता। छत्रपति शिवाजी महाराज मिलते हैं इससे, और एक संधि होगी इन दोनों के बीच में, जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। तो नोट करना, पुरंदर की संधि 1665 के अंदर होती है। अब ये जो राजा जयसिंह है ना, बहुत दिमाग वाला आदमी। देखो ये बोलते कि देखो हम आपको मारने नहीं आए ना, बंदी बनाने के लिए, हम आपसे समझौता करने के लिए आए, बिकॉज आप ग्रेटेस्ट वॉरियर हैं। आपके जैसा वॉरियर अगर हमारी साइड आ जाए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोले अच्छा, बोले क्या चाहते हो आप उससे? बोले हम चाहते हैं कि साहब आप हमारे साथ हाथ मिला लें, हम आपको 5000 की मनसबदारी देंगे। कितने की मनसबदारी देंगे? बोले 5000 की मनसबदारी देंगे। कितने की? बोले 5000 की मनसबदारी हम आपको देंगे, पूरा पुणे वाला इलाका हम आपको दे देंगे, बस केवल आपको हमारे लिए यहां पर लड़ना पड़ेगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि अच्छा तुम ऐसी बात कर रहे हो। उसके बाद इसने बोला नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आपको 23 किले सरेंडर करने पड़ेंगे। कितने फोर्ट्स? 23 फोर्ट्स छत्रपति शिवाजी महाराज को सरेंडर करने पड़ेंगे। और ये फोर्ट्स पता है कौन से थे? जो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से जीते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि यार क्या किया जाए। उन्होंने बोला मुझे समय चाहिए सोचने के लिए, अब सोचने के लिए समय चाहिए। बोले ठीक है, समय मिला। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि देखिए इस समय संधि कर लेना सही है, क्योंकि दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है। हमारा पूरा धन, उस टाइम पर उनका पूरा पैसा पुरंदर के अंदर था, पूरा परिवार पुरंदर के अंदर है। उन्होंने बोला कि देखिए अगर कुछ समय के लिए इनसे संधि कर ली जाए तो मेरे दो फायदे। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा मुझे मिलेगा समय, थोड़ा सा समय मिलने के साथ अगर मुगल्स मेरे साथ हैं, मुगल भी किसके दुश्मन है? आदिल शाही के दुश्मन मुगल भी हैं, बीजापुर के दुश्मन मुगल भी हैं, आदिल शाही बीजापुर के दुश्मन मुगल्स भी हैं। बोले मुगल्स के साथ अगर मेरे को मिल गया तो मैं बीजापुर को आराम से हरा दूंगा, और बीजापुर हरा दिया फिर मुगल से सीधा लोहा लेने में क्या ही दिक्कत है, उनको भी हरा देंगे। अब बोले ठीक है साहब, मैं संधि करने के लिए तैयार हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल 12 किले दिए, 12 या 13, एक्जैक्टली 12 दिए, शायद मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 12 या 13 था, एक्जैक्टली 12 ही आई थिंक। और 23 किले यहां पर सरेंडर करने पड़े उनको। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? सुनिएगा शर्त। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि देखो मनसबदार मैं नहीं बनूंगा,
मनसबदार मैं नहीं बनने वाला। बोले क्यों नहीं बनने वाले मनसबदार? बोले मनसबदार मैं नहीं बन सकता। क्यों मनसबदार क्यों नहीं बनोगे? बोले देखो मैं मनसबदार नहीं बन सकता बिकॉज ये इलाका मेरा है और इस इलाके पे साहब मैं राज करना चाहता हूं। अगर मनसबदार बना तो एक दिक्कत है। दिक्कत क्या थी? छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर मनसबदारी मैंने एक्सेप्ट कर ली ना तो इनकी चाल है। चाल क्यों है? बोले मैंने जैसी मनसबदारी एक्सेप्ट करी, मेरे को कहां भेजेंगे? ये मेरे को भेजेंगे या तो बंगाल या भेजेंगे अफगानिस्तान लड़ने के लिए। ये यही करते थे और इनको यहां से दूर कर देंगे। बोले साहब मैं मनसबदारी नहीं बनूंगा, मेरे को मनसबदार नहीं बनना। तो बोले फिर कौन बनेगा मनसबदार? बोले मेरा बेटा बनेगा मनसबदार। बेटा कौन है इनके? संभाजी महाराज। संभाजी महाराज उस टाइम पर मात्र 7 साल के, मात्र 7 साल। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का दिमाग देखो, तो उनको पता है कि 7 साल के लड़के को अफगानिस्तान तो भेजेंगे नहीं, 7 साल के लड़के को लड़ने के लिए कहीं और बंगाल तो भेजेंगे नहीं। दैट इज द स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात क्या है? अगर आप मनसबदार हो तो आपको कहां जाना पड़ेगा? औरंगजेब के पास जाना पड़ेगा सर झुकाने। बोले वो मेरे से होगा भी नहीं। दैट इज द रीजन कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि ठीक है मनसबदारी ठीक है, बट याद रखना मेरे बच्चे को मनसबदार बनाया जा रहा है, उनकी बात ये मान ली जाती है। आई बात समझ में? बात मान ली। तो चीजें याद रखिएगा कि कुछ चीजें छत्रपति शिवाजी महाराज के यहां पर मान ली जाती है और ये संधि की कुछ शर्तें आप चाहो तो देख लो। 23 फुट बता दिया मैंने, 23 फुट ये वाली चीजें, तो बस ये छोटी मोटी चीजें याद रखिएगा। आई बात समझ में क्लियर है? और संभाजी महाराज को क्या बना दिया? मनसबदार बना दिया 5000 वाला। आई बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ जी, 5000 सिपाही वाला। आई बात समझ में क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया। अब औरंगजेब को थोड़ा डाउट हो रहा है। डाउट औरंगजेब को हो रहा है। डाउट करो, बोलो बहुत समय लग रहा है इनको, ये राजा जयसिंह गया है, इसको समय लग रहा है। दूसरी बात औरंगजेब के दिमाग में क्या है? ये दोनों काफिर हैं, ऐसा नहीं कि दोनों मिलके मेरे ऊपर अटैक करते। तो बोले अब क्या करना है? तो इन्होंने इन दोनों को काम दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बोला कि देखो शिवाजी महाराज, अब तो भाई आप हमारे साथ ही हो, अब आप एक काम करो, आप इस जयसिंह के साथ मिलके बीजापुर को जीतो। बीजापुर आपका भी दुश्मन, हमारा भी दुश्मन है, आप इसको जीतो। पर देखो बीजापुर को जीतना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी बीजापुर की, बहुत मुश्किल है। ट्राई किया जाता है पर ये हार जाते हैं। भारती क्यों है? बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वॉर ला ही नहीं। बोले औरंगजेब के लिए बीजापुर जीतना मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। तो ये चीज यहां पर होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब इतनी देर में क्या होता है कि ये जो दूसरा वाला आदमी नहीं था अपना, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, दिलेर खां। दिलेर खां औरंगजेब के दरबार में कभी कभी आता जाता था। अब दिलेर खां जो है साहब, वो थोड़ा सा औरंगजेब के कान में जहर घोलना शुरू करता है। किसके खिलाफ घोल रहा है? जयसिंह के खिलाफ भी और छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भी। ऐसा कहा जाता है। वो कहता है कि यार हिंदू है दोनों, भरोसा कर सकते हो, एक बार बुलाओ इनको दरबार में, बुलाओ इनको दरबार में। बुलाइए तो सही। धीरे से बोल रहा है, ज्यादा तेज नहीं बोलता है, सबके सामने नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि सामने बोलता है। कई और लोग भी बोलते हैं। अब औरंगजेब को भी डाउट हुआ कि यार ठीक है बुलाया लिया जाए, क्या दिक्कत है, बुलाना तो जरूरी है। औरंगजेब का जन्मदिन आ रहा था, जन्मदिन बहुत करीब था, तो उसने सबको बुलाया। और बुलाया किसको? बोले साहब सारे मनसबदार आएंगे। अब मनसबदार आएंगे तो सब सीधी बात है, संभाजी महाराज तो बड़े छोटे से, कम हाइट है, 7 साल का बच्चा क्या है वो है। उनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज भी आते हैं। बोले कहाँ आएंगे साहब? बोले आगरा के किले में आए, 1 साल के अंदर अंदर आते हैं। अब जो राजा जयसिंह जी हैं वो औरंगजेब को मना करते, बोले ये सब मत करो, ये सब मत करो। बोले आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं जानता हूं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये आप मत करो। पर औरंगजेब बोलता नहीं, आप उनको बुलाओ ना, आप बुलाओ उनको, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मिलना में कौन से, अरे इतने महान वॉरियर हैं, उनका बच्चा अपने यहाँ पर 5000 का मनसबदार भी है, उनको बुलाओ यहाँ पर। अब औरंगजेब के कहने पर राजा जयसिंह जी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते कि आइए आप मुगल कोट आगरा के अंदर आइए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाह रहे? वो देखना चाहते कि औरंगजेब है क्या वास्तविकता के अंदर, वो चाहता क्या है। दुश्मन की छावनी के अंदर जाके छानबीन करना जरूरी होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जाते, औरंगजेब का बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ा दरबार औरंगजेब का लगा है। बैठा औरंगजेब, देखो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ, पिकॉक थ्रोन पे औरंगजेब बैठा है। अब होता यह था साहब कि जो औरंगजेब के सामने जितने भी मनसबदार खड़े होते वो रैंक के हिसाब से खड़े होते। जैसे एग्जांपल की बात करें, सबसे आगे 5000 वाले, फिर 4000 वाले, फिर 3000 वाले, फिर 2000, फिर 1000, ऐसे खड़े होते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को इस रैंकिंग के हिसाब से सबसे आगे खड़ा होना था, आगे खड़ा होना था। इसने क्या किया? उनको सबसे पीछे खड़ा कर दिया। बोले आप सबसे पीछे खड़े हो जाओ, जानबूझ के कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शांति से मैं काम लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला ठीक है, आप मेरे से उनकी मुलाकात करवाओ, मुझे उनसे बात करनी। अब वो बात नहीं कर रहा। अब जब अति हो गई यहां पर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते हैं, एक दिन भरे दरबार में, सुनिएगा, भरे दरबार के अंदर संभाजी महाराज भी साथ में है, औरंगजेब को पीठ दिखा के निकल जाते हैं, जिसकी किसी की हिम्मत भी नहीं औरंगजेब के सामने बोलने की। उसको पीठ दिखा के, बादशाह को पीठ दिखा के बाहर निकल जाते। औरंगजेब आग बोला, बोले आपने कैसा कर लिया,
बिकॉज वो चाहता है कि ऐसा किया जाए, प्रोवोक कर रहा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को, प्रोवोक कर रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अब प्रोवोक उसने कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज निकल गए वहां से। अब क्या करेगा वो, उनको आगरा के किले में कैद करवा लेगा। याद रखना, जेल में नहीं डाला उसने डाला आगरा के किले के अंदर। बोले किले के अंदर आपको जाना पड़ेगा, किले के अंदर उसने कैद करवा लिया। याद रखना है ना, उस टाइम पर संभाजी महाराज 9 साल के हो चुके, कहा जाता है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पर 9 साल के हो गए थे। अब ये चीज होती है। अब क्या होता है साहब, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शर्त रखी, बोले देखो आजाद तो कर दूंगा मैं, आजाद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाना पड़ेगा कांधार। बोले आप कांधार जाओगे मेरे लिए लड़ने? क्यों? बोले आपका बच्चा तो बहुत छोटा है ना, अब 9 साल के बच्चे को कहां भेजूंगा मैं, आप जाओ मेरे लिए कांधार लड़ने। छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए कि औरंगजेब की बहुत बड़ी चाल है, अब क्या किया जाए, कुछ तो करना है। अब औरंगजेब है तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजा ही है, तो उनको जेल में नहीं रखा उसने, बिकॉज कोई बहुत वैलिड रीजन उसके पास था नहीं जेल में डालने का। अब क्या होता है कि उनको आगरा के किले में कैद कर लेना, किसी से मिलने देना, ना कुछ करने देना। अब छत्रपति शिवाजी महाराज एक संदेशा भिजवाते औरंगजेब के पास कि देखो मेरा जन्मदिन है और मेरे हर जन्मदिन पे मैं जनता के लिए कुछ ना कुछ चीजें बांटता हूं, तो मैं इस बार भी चाहता हूं कि मैं फल बांटूं जनता को, आगरा की जनता को मैं फल बांटूं, एटलीस्ट ये तो मैं कर ही सकता हूं, बिकॉज मैं भी राजा हूं, तुम भी एक राजा हो। समझते हो राजा के लिए प्रजा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। औरंगजेब ने बोला अच्छा ठीक है, उस दिन मूड अच्छा था भाई साहब को, बोले ठीक है कर लो। अब क्या होता है साहब, फल बुलाए जाते हैं, फलों की टोकरियां बुलाई जाती है। फलों की टोकरियां जब बुलाई जाती है तो याद रखना, ऐसी फलों की टोकरी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज बैठ के आगरा से निकल जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? अब जैसे ही निकले साहब, औरंगजेब बहुत गुस्सा, बोले भैया अब तो दिक्कत होगी। पर राजा जसवंत सिंह जो थे ना जोधपुर वाले, एक और राजा जसवंत सिंह जोधपुर के, वो बोलते यार आपकी गलती है ना, आपने किया उनके साथ ऐसा, उन्होंने तो आगे आके कुछ किया नहीं था आपका। और कुछ समय के लिए दोनों के बीच में शांति बनना शुरू हो जाती है, याद रखिएगा, क्लियर है? उसके बाद आप देखो कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा का टाइटल दिया। ये नोट करना बेटा, राजा का जो टाइटल है ना छत्रपति शिवाजी महाराज को, वो औरंगजेब ने दिया था। पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा का टाइटल दिया था। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा? प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर हो गया? इसी बीच आप देखोगे बैटल ऑफ सिंहगढ़ होती है ना, जिसमें तानाजी मालूसरे जीतते हैं। इसके बाद इसके बारे में तो आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़े कैडेट्स। अब देखो क्या होता है, अब आगे कहानी सुनो। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज तो अलग ही तरह के व्यक्ति हैं। राजे नहीं बेटा, राजे प्यार से बोलते हैं उनको, राजे महाराष्ट्र में प्यार से बोलते हैं उनको। आई बात समझ में? उनको प्यार से बोला, ये थोड़ी राजे क्या बोलेंगे, राजे प्यार से बोला जाए, शिवराय राजे प्यार से बोलते हैं बेटा, अपना मान के प्यार से बोलते हैं ना अपन। जैसे तुम मेरे अपने हो, मैं तुमको कितने प्यार से बोलूंगा मेरा बच्चा बेटा, बोलता हूँ कि नहीं प्यार से? तुम मेरे अपने हो, मेरे को तुमसे लगाव इसलिए मैं बोलता हूँ। औरंगजेब राजे थोड़ी बोलेगा उनको, उसको कौन सा लगाव है उनसे ना, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखो औरंगजेब का एक बेटा है, अब ये कहानी सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। औरंगजेब का एक बेटा है जिसका नाम है मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। अब साहब ये जो है ना कुछ टाइम के लिए दक्कन में जाता है। क्या होता है? दक्कन में जाके कुछ टाइम के लिए दक्कन के अंदर जाता है। क्यों? पिताजी ने भेजा है कि जाओ दक्कन में अभियान लड़ो, ये चीजें करो। अब साहब ये छत्रपति शिवाजी महाराज से भयंकर इंप्रेस है, बहुत इंप्रेस है। बोले क्या है यार, क्या वॉरियर है, बहुत इंप्रेस है साहब, क्या वॉरियर है, इतने खतरनाक वॉरियर, खूब इनके बारे में बातें करता है, बड़ा इंप्रेस है। अब साहब औरंगजेब को ये बात पता लगी। क्या पता लगी? जयसिंह, राजा जयसिंह का नेचर बताऊंगा, उनके बारे में बात करेंगे अपन, है ना, बताएंगे, उसके बारे में भी बात करूंगा। देखो क्या होता है, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जिनको नहीं पता मैं बताऊं। जब यहां पर अटैक किया गया था ना बीजापुर के अंदर, छत्रपति शिवाजी महाराज और सवाई जयसिंह जी ने अटैक किया था, औरंगजेब ने इनको एक ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था? कि साहब छत्रपति शिवाजी महाराज को मार देना, रास्ते में मार देना। इन्होंने नहीं मारा, इनसे नहीं हुआ। बोले क्यों मारना? याद रखना, तो ये चीजें छुपा दी जाती है कई बार। इन्होंने नहीं मारा था, ऑर्डर आ गया था दिल्ली से, आगरा से, कि मारना है, जहां दिखे वहां पीछे से मार दो। बोले उन्होंने नहीं मारा, बोले नहीं साहब मैं नहीं मारूंगा, लड़े औरंगजेब से इस बात की, लेकिन नहीं मारना नहीं, आगे काम आ जाएंगे आपके, दैट इज द रीजन। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, अभी अपन आगे बात करते हैं। हाँ ये तो क्या समय निकल जाएगा। अब क्या होता है, अब देखो साहब ये जो बेटा है औरंगजेब का, इसका नाम है बहादुर शाह सेकंड। अब इस प्रथम, इसका इन्फ्लुएंस छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है कि अरे यार क्या वॉरियर है। अब ये बात जब औरंगजेब को पता लगी, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। नाराज क्यों हो गया? उसके मन में आया डर। डर क्या है? बोले यार कहीं ये मेरा खुद का बेटा
छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलके मेरे ही ऊपर अटैक ना कर दे और मेरे को ना मार दे, बिकॉज मैंने खुद ने काम किया है, तो मेरे बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं। अब इसी डर के कारण वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो क्या करेगा, इसी डर के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज से जो बरार वाली पूरी जागीर औरंगजेब ने इनको दी थी कि साहब 5,000 का मनसबदारी दे रहा हूं, बरार की पूरी जागीर दे रहा हूं, ये छीन लेता है। 1670 में औरंगजेब ने छीन लिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला बस इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था, अब तूने गलती करी, अब तेरी और मेरी दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। और उसके बाद याद रखना, उसके बाद से जो मेजर राइवरी है ना वो शुरू हो जाती है। राइवरी की शुरुआत किससे होगी, ईयर याद रखना, अक्टूबर 3, 1670 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सुनिएगा ध्यान से, सूरत को दूसरी बार लूटा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को 2 बार लूटा है। 1670 के अंदर दूसरी बार लूट लिया था। बोले भैया, बिकॉज सूरत इनका बहुत बड़ा मेजर ट्रेडिंग सेंटर था, इसको लूटा साहब, लूटपाट करी और वहां से निकल गए। और यहीं से दोनों के बीच की दुश्मनी एग्जैक्टली शुरू हो जाती है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज कंफर्म कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, कृपया कंफर्म कर दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद कई सारी लड़ाई है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन पढ़ ले। देखो उसके बाद क्या होते हैं कि रायगढ़ फोर्ट के अंदर आप देखिए 1674 के अंदर, ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। 1674 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ फोर्ट के अंदर अपने आप को पूरे भारत का राजा डिक्लेयर किया और कहा कि साहब हिंदुओं की रक्षा करने वाला मैं राजा हूं। भारत के जितने भी हिंदू हैं, हिंदवी स्वराज के बारे में बात करते हैं कि साहब जितने भी हिंदू भारत के अंदर है, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और ये चीज याद रखिएगा, सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का राज दरबार आप देख सकते हैं, ये देखो पीछे 2 पालकियां निकल रही, पीछे कौन है, संभाजी महाराज यहां पर है, ठीक है, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज यहां पर है। और याद रखिएगा इन्हें हिंदवा धर्माधिकारी का भी टाइटल यहां पर दिया जाता है कि साहब हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला भारत का राजा, कि साहब मैं प्रजा का पालक हूं और मैं धर्म की रक्षा करूंगा, तो ये टाइटल यहां पर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे साहब कई सारी लड़ाइयां छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, पर सबसे आखिरी बैटल उनकी जो थी ना, उसके बारे में लोग कम ही जानते। मैं क्लियरली बताऊं, एग्जैक्टली नोट मत करना, बट कुछ चीजें याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आखिरी बैटल एग्जाम के अंदर आ सकती है, वो बैटल थी आपकी द बैटल ऑफ संगमेर। नहीं पता इसके बारे में, 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये आखिरी बैटल लड़ी, बैटल ऑफ संगमनेर। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की 1680 में काफी कम एज के अंदर मृत्यु हो जाती, मात्र 50 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज भारत माता को छोड़ के चले जाते हैं। देखो क्या है, कितने वॉर लड़ रहे हैं आप इतने वॉर लड़ते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं आप, इधर घाव लग रहा है उधर घाव लग रहा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु यहां पर हो जाती है। तो भारत माता के वीर सपूत है, इनकी मृत्यु हो जाती है। आज लोगों को याद ही नहीं, इनके बारे में जानकारी नहीं है जानकारी, कई लोगों को जानकारी नहीं है, नहीं होती जानकारी, फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को कौन है छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ ठीक है, नहीं है ना जानकारी, हाँ कुछ लोगों को है कुछ को नहीं होती। पर इसीलिए मैं महाराष्ट्र की हमेशा तारीफ करता हूं, हमेशा मैं महाराष्ट्र की बहुत तारीफ करता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों ने जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम यहां रखा है ना, रिमार्केबल साहब। भारत के दूसरे राज्यों के अंदर वो चीज नहीं दिखेगी आपको, पर महाराष्ट्र के अंदर जहां जिस तरह की इज्जत दी जाती है, आप शिवाजी नहीं बोल सकते, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो रिमार्केबल है, वो होना चाहिए। हमारे जितने भी राज्य हैं, हमारे राज्यों के जो भी वीर महान योद्धा है, उनके बारे में बात करना जरूरी है। केवल 2-3 राज्य हमारे यहाँ पर है जहां पर इनके बारे में बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर करते हैं, राजस्थान के अंदर करते हैं। राजस्थान के अंदर भी योद्धाओं के बारे में बहुत प्राउड फील करते हैं, बाकी जगह देखो नहीं किया जाता। क्यों नहीं करते बेटा, क्या रीजन है? महाराष्ट्र के अंदर जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चे की माँ बताती कि बेटा ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये राजे हैं। आई बात समझ में, ये राजे हैं। बच्चों को बचपन से बताएंगे। हमारे यहाँ क्या बताएंगे साहब, कोको मेलन है बेटा, ये देख ये पोकीमान है, ये हल्क है। अरे हल्क नहीं दिखाना है, ये दिखाना है, ये भारत के वीर सपूत है वास्तविकता के अंदर। तो ये चीज बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भारत के जितने भी राज्य हैं ना, उनको भी चीजें करनी चाहिए। अपने जितने भी वीर रहे, राजस्थान के अंदर और महाराष्ट्र में लिटरली होता है, बचपन से बताई जाती, बाकी जगह मैंने नहीं देखा है बेटा, नहीं बताई जाती, बाकी जगह नहीं पता होता बच्चे को। बहुत बड़ी एज के अंदर आने के बाद पता लगता है कि अच्छा ये भी हमारे यहां पर थे क्या, ये भी हमारे यहां पर थे क्या। ये नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और भारत माता के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब बड़ा खुश था साहब, बड़ा खुश था औरंगजेब कि अरे भैया मजा आ गया, बहुत मजा आ गया मेरे को। पर ठीक है, जो भी चीजें यहां पर थी
उन्होंने अपने जीवन से कई चीजें हमको सिखा के गए, एथिक्स सिखा के गए जीवन से। एथिक्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिखा के गए एथिक्स। एथिक्स बहुत जरूरी है, महिलाओं का सम्मान करना सिखा के गए। दूसरी बात जो मैंने सीखी है उनसे अपने जीवन के अंदर, मेरे को बहुत काम आया है। आज जीवन में जो भी हूं ना, मैं इनकी वजह से, मैं क्लियरली कहता हूं, क्लियरली इनकी वजह से हूं। क्यों कह रहा हूं? जो चीजें सीखी मैंने इनसे, इनको पढ़ के सीखी, वो शायद मुझे कोई दूसरा इंसान सिखा ही नहीं सकता था। शांत कैसे रहना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, बिकॉज बहुत विषम परिस्थितियां होती थी। सेम चीज अगर देखो तो राणा सांगा से भी सीखते हैं, महाराणा प्रताप से भी सीखा कि साहब घास की रोटी खा रहे हैं अपन, विषम परिस्थितियों के अंदर कैसे जीना है, कैसे हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, ये तो सिखाते। और कौन सिखाएगा अपने को? हीरो हीरोइन थोड़ी गिव अप नहीं करना सिखा देते, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अरे देखो साहब, इनके पास कुछ नहीं है, एक अकेला बच्चा 16 साल का किला जीत के आ गया। भाई साहब, किला जीत के आ गया, 16 साल का बच्चा किला जीत लिया है, अकेला है। औरंगजेब जैसा आदमी खड़ा है सामने, औरंगजेब क्या नहीं कर सकता है। बीजापुर आदिल शाही, अरे इतना पैसा उनके पास, अकेले खड़े हैं, अकेले 17-18 साल में किले जीत रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। गिव अप कैसे करें? बोलो, अपन कैसे बोल देते सर हम तो गिव अप कर रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं हो रही। अरे लिटरली अपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा रहे, रोटी खा रहे घास की। अरे अकबर के सामने खड़े, अकबर के पास कितनी बड़ी सेना है, बोले पीछे नहीं हट सकता, सर काटना काट दो, ले जाओ काट के, फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मैं वही कहता हूं कि जो मोटिवेशन है ना, ये लोग हैं अपने देश के, इनसे सीखो। बाकी तो बकवास चलता है दुनिया के अंदर जो तुम देखते हो ना। इन्होंने हार ही नहीं मानी। फौज में क्या चीज सिखाई जाती है कि 7 बार गिरो, 8वीं बार उठ जाओ। दिमाग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। बताओ क्या OLQ नहीं मिला तुमको इनसे? सारे OLQs दिख जाएंगे तुमको, तो किसी और को क्यों देखते हो? इनको पढ़ो ना, ये भारत के महान वीर सपूत है। आई बात समझ में? अब देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और चीजें मैं बताता हूं, कितना बढ़िया काम किया। 3 काम इनके सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने स्वराज के बारे में बात करी, पर सबसे इंपॉर्टेंट काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? उन्होंने क्लियरली बोला साहब कि मैं किसी भी आदमी को अपने एरिया में लैंड ओनरशिप नहीं दूंगा। मतलब मनसबदारी वाला मामला मेरे यहां पे नहीं चलने वाला है। जितने भी लोग हैं मैं उनको सैलरी दूंगा कैश में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? हर साल, हर महीने 1 तारीख को सबको सैलरी मिलती थी, बिना किसी डिले के। पैसा नहीं है तो अपने घर से पैसा लाके देते थे, बोले नहीं साहब पैसा 1 तारीख बोला, 1 तारीख को देना पड़ेगा। सबको सैलरी मिलती थी 1 तारीख को। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इन्होंने मनसबदारी बंद करवा दिया। क्यों करवाया, कोई बता सकता? मनसबदारी में क्या दिक्कत है? सोचो, एक राजा मनसबदारी बंद करवा रहा है। अरे गरीबों को देखा है पास से, इन्होंने बैठते थे पास से। महाराष्ट्र के अंदर जो गरीब महिलाएं, जब ये बच्चे थे ना, इनके सर पे हाथ रख के अपनी व्यथा बताती थी कि बेटा ऐसा है शिवराय, ऐसा हो रहा है हमारे साथ। इनको पता है कि मनसबदारी मिलने के बाद आदमी के अंदर आएगा अहंकार, और वो बेचारे किसानों के ऊपर अत्याचार करेगा। दैट्स वाई इनको पसंद करते हैं कि सबसे छोटे आदमी की बात ये रखते हैं, सबसे छोटे आदमी की तकलीफ समझ रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये रीजन यहां पर था। क्लियर हो गया बेटा? याद रखना। तो देखो ये चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेटा बीमार हो गए थे ज्यादा, दैट्स वाई उनकी डेथ हो गई थी, है ना। ये रीजन नहीं कि साहब मेरे खिलाफ कोई खड़ा, वो रीजन नहीं है खिलाफ खड़ा होना होना। ये कि साहब मनसबदार बनने के बाद लोग अत्याचार करना शुरू करते हैं यार गरीब आदमी पे। मैं दूंगा सैलरी कैश, सब मेरे अंडर है, सब मेरे भाई बहन है, सब मेरी जनता है, मेरे पिता पुत्र, इस तरह का रिश्ता रख रहे हैं वो कि सब मेरे अपने, और किसी को तकलीफ है मेरे पास आओ। किसी मनसबदार के पास आने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, स्लेवरी खत्म करवा दी। बोले कोई स्लेवरी नहीं मेरे टाइम पे, कोई स्लेवरी यहां पर नहीं है, कोई स्लेवरी खत्म करवा दी। राजे के राज में कोई स्लेवरी नहीं थी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्वराज का आइडिया दे रहा है। कई सारे फोर्ट्स बनाए उन्होंने। क्यों फोर्ट्स बनवाए? बोले दुश्मन पे हमला करो, ऊंचाई पे बनाओ किले। भारत में सबसे ज्यादा किले महाराष्ट्र में, राजस्थान के अंदर नहीं है, पता है आपको? राजस्थान में थोड़ी ना है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किले हैं भारत में। याद रखना, क्या करा इन्होंने? फोर्ट्स बनाए कि देखो एक किला यहां बनाओ, एक यहां बनाओ, ताकि अगर दुश्मन आ जाए, ये हम हार जाए तो एटलीस्ट ये हमारे पास रहेगा, दुश्मन को घुसने नहीं देना। ये काम इन्होंने करा। उसके बाद आप देखो हेरिडेटरी राइट्स बंद कर दी। क्या मतलब है इसका? मान लो कि एक आदमी सेनापति है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे को सेनापति बनाएंगे। नहीं, क्यों बना दे बेटा? काबिल होगा तो ही बनाएंगे। काबिल है बेटा, तुम्हारा बेटा नालायक है तो तुमको बेटे को तुम्हारे सैनिक भी नहीं बनाएंगे हम, सेनापति तो छोड़ दो। ये काम बहुत बढ़िया था। मतलब सीधी बात है, जो काबिल है वही काम करने लायक होगा। सब बंद करवा दिया उन्होंने। कितनी बढ़िया बात है। आप देखो आर्मी को सैलरी देना शुरू करी, बहुत बढ़िया। जासूसों का सिस्टम बना दिया, हर जगह जासूस है इनके। नेवी क्रिएट कर रहे हैं यहां पर। और देखो साउथ इंडिया तक अपने भारत के राज्य को ले गए। तो देखो ये कोई राजा नहीं कर पाया, दैट्स वाई महान है। और वो भी तब औरंगजेब का राज है, मुगल्स का राज है। उस टाइम पर ये चीजें करी उन्होंने। और आप देखिए एक जो चरित्र है, एक जो व्यवहार उनका है, महिलाओं के सम्मान के लिए खुद खड़े हो जाना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, कितनी बड़ी बात है यार। संस्था का मामा है, मामा है औरंगजेब का।
उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के घर में जहां वो पले बड़े उसने क्या नहीं किया वहां पे, तब भी उसके हरम में नहीं जा रहे, बोले नहीं अंदर महिला है मैं नहीं जा सकता, अंदर महिला है मैं नहीं जा सकता, मुझको देखकर असहज हो जाएगी। सोच देख रहे हो तुम, गुस्से में भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलना, मर्यादा को नहीं भूल रहे कि नहीं मेरी मर्यादा यहीं तक है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं बेटा, नहीं तो आदमी गुस्से में कुछ भी कर जाएगा, पर गुस्से में जो मर्यादा ना भूले वो तो साहब प्रभु श्री राम के बराबर है। मैं तो क्लियरली बोलता हूं, प्रभु श्री राम ने क्रोध में कभी आपा नहीं खोया। आप देखना पूरी रामायण जी के अंदर क्रोध में कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो गलत है, नीति के विरुद्ध है, मर्यादा में रहे हमेशा। वो कितना गुस्सा आएगा तुमको, उनकी वाइफ को, मां सीता को रावण लेके चला गया है, तब भी अंगद को भेजते हैं, बोलते पूछ के आ जा माफी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। ये चीज है। अरे हनुमान जी ने बोल दिया था प्रभु आप बोलो अभी मां सीता को लेके आता हूं मैं, बोले नहीं, केवल सीता की बात नहीं है, दूसरे लोग भी है ना वहां पे जिनके ऊपर रावण अत्याचार कर रहा है, सबका साथ देना है अपने को, अकेले के बारे में नहीं सोच सकते। दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बात समझ में? अंगद को बोला आप जाओ, मतलब सोचो एक भगवान है वो मां सीता के लिए रो रहे हैं। रामायण जी पढ़िएगा आपको मिलेगा, उनको रोना आ रहा है और भगवान रो रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और सामर्थ्य पूरा है, मतलब समय ही नहीं लग सकता है कि मार के आ जाएंगे, सामर्थ्य पूरा, पर क्या मर्यादा के अंदर है कि नहीं पहले दूत को भेजेंगे, देखो ऐसा है आ जाओ शरण में, दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आप देखना जितने लोग मारे जाते हैं उनके शवों को भेज दिया जाता है कि जाओ शव लेके चले जाओ। आप पढ़िए चीजों को तो अब चीजें समझ में आएगी तुमको कि मर्यादा में रहना चीजें कितनी इंपॉर्टेंट। और ये लोग कहां से सीखे, छत्रपति शिवाजी महाराज कहां से सीखे? उनकी माता जीजाबाई ने सिखाई है उनको, रामायण पढ़वाई है, महाभारत पढ़ाई है, तभी तो आदमी सीखता है ऐसे। हम क्या सीख रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ते हैं इंस्टाग्राम से? हम क्या चीजें पढ़ते हैं? क्या सीखेंगे हम? समझ में आ रहा है? चीजें यहां चलती है बेटा, जैसा देखोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसा विचार बनेगा वैसा तुम्हारा चरित्र होगा, और जैसा चरित्र होगा वैसे तुम्हारे कर्म होंगे, और कर्मों पे दुनिया टिकी है, हमेशा याद रखिएगा। अरे किसी भी धर्म को फॉलो करते हो तुम, अच्छी बातें सीखो अपने धर्म से, ये चीज दिमाग के अंदर रखिएगा। हमको केवल धर्म मानना नहीं है, धर्म को फॉलो करना है, समझो इस बारे में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चीजें करी है, कुछ चीजें और मैं बता दूं, जैसे उनका अष्टप्रधान के बारे में बात करना काफी जरूरी है। अष्टप्रधान क्या होता है? जैसे आज अपने यहां पर नहीं होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपने यहां पर, हाँ साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि साहब एक आदमी है प्रधानमंत्री, उनके साथ आसपास अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। सेम चीज ये थी साहब की छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पूरी काउंसिल को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें एक बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज है और बाकी होते थे उनके आसपास के 8 लोग। इनके बारे में बात करना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में सवाल आए यहां से। जैसे आप देखेंगे एक पोस्ट होती थी इसमें मुख्य प्रधान, जिसे पेशवा कहा जाएगा। पेशवा कौन है बेटा? ये बेसिकली प्रधानमंत्री की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा? जैसे मान लो छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं चले गए, दूसरी जगह पर है, अब उनकी एब्सेंट में राज करने का काम इसी का है, मतलब उनका दाहिना हाथ है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पेशवा आप मान सकते हैं कि जब राजे नहीं है वहां पे, जब राजा नहीं है वहां पे, तो आप ये जो है राजा की जगह काम करेंगे, उनकी कामकाज को संभालेंगे। दूसरा होता है आपका मजुमदार। मजुमदार बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, नोट करिएगा, जिसपे स्टार बना रहा हूं एटलीस्ट वो याद रख लेना। दूसरा वकिया नवीस, पूछा गया है, वकिया नवीस क्या मेंटेन करेंगे? राजा के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जी हाँ, कि आज राजा ने क्या डिसीजन दिया, आज राजा ने क्या किया, किंग की एक्टिविटी को मेंटेन करते, रिकॉर्ड करते कि आज ये करा, आज ये करा, याद रखिएगा। उसके बाद है सुमंत। सुमंत जिन्हें दाबीर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुमंत या दाबीर याद रखना, ये फॉरेन मिनिस्टर है। जी हां, किस कंट्री के साथ अपने को लड़ना है, किसके साथ संधि अपने को करनी है, तो सुमंत एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे सचिव, जिसे श्रीनिवास भी कहा जाता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली करस्पॉन्डेंस का काम करते कि सब राजा के संदेश को पूरे राज्य में पहुंचाना, कि सब राजा क्या चाहते हैं, ये काम ये करते थे। उसके बाद पंडित राव, पंडित है, नाम से क्लियर हो रहा होगा है ना, पंडित राव जिन्हें दंडाध्यक्ष भी कहा जाता है, तो ये धर्म के सबसे बड़े गुरु होते थे, पंडित राव इन्हें कहा जाएगा। उसके बाद न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन है बेटा? जज। जज को न्यायाधीश कहा जाता है, चीफ जस्टिस है। उसके बाद सिरी नौबत, ये 3 बार पूछा एग्जाम में। सिरी नौबत का मतलब है बेटा सेनापति, है ना, लगता है कि सब उर्दू नाम है। सिरी नौबत का मतलब यहां पर है सेनापति। आई बात समझ में? सेनापति को सिरी नौबत कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। और एक छोटा सा बात बताऊं कि जंग में सबको लड़ने जाना पड़ेगा, केवल और केवल पंडित राव को छोड़ के। जंग के मैदान में ये नहीं जाते थे, बाकी सारे लड़ने जाते थे। नोट करना बेटा, केवल ये नहीं जाएंगे साहब, बाकी सारे लड़ने जाते थे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आज जो पढ़ा क्लियर हो गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो भैया लोगों, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है ना? आज इतना ही करेंगे, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ ठीक है।
क्लियर हो गया? इतना क्या अभी पढ़ना है, थोड़ा सा और करेंगे, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी और करना है। आगे बढ़े। अरे ये कहाँ गया? अभी और बचा हुआ है, अभी कहाँ हो गया? अब देखो अब क्या होता है, इसके अलावा ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एरियाज को कई सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ था, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि सब कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्रोविंस को कहा जाएगा प्रांत, प्रांत से छोटा होगा तरफ, तरफ के बारे में याद है ना, तरफ को कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट को तरफ कहा जाता था। उसके बाद है आपका परगना, जो डिस्ट्रिक्ट से छोटे होते थे, और लास्ट में आपका मुंजाज। मुंजाज मतलब होता है बच्चा गांव, गांव को मुंजाज कहा जाता था। बहुत बेसिक बात है, जो एग्जाम के हिसाब से वही बता रहा हूं अभी, ठीक है बेटा, वही चीजें मैं बता रहा हूं। इसके बाद ये चीजें वही लिखी जो मैंने कहा, वही सारी चीजें आप आराम से देख लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की सील दिख रहे हो, शिव मुद्रा, हाँ जी, ये नोट करना, देखो इतनी इंपॉर्टेंट है। आज इंडियन नेवी इसी के ऊपर काम करती कि नहीं करती है? हाँ जी करती है ना, याद रखिएगा। चलिए अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का मराठास का, वो टैक्स से सवाल 2 बार एग्जाम के अंदर आया। टैक्स का मतलब क्या होता है, कितना टैक्स और किस तरीके का टैक्स लिया जाता था। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर 2 तरीके का टैक्स लिया जाता है, एक है आपका चौथ और एक है आपका सरदेशमुखी। क्या होते हैं चौथ और सरदेशमुखी? बताऊं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथ एंड सरदेशमुखी दोनों के बारे में बात करते हैं, दोनों टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेशमुखी। देखो क्या होता है चौथ, चौथ का मतलब ये होता है साहब, मान लो ये दुश्मन की जगह है, दुश्मन की जगह, ये मुगल एरिया है, ये मुगल का एरिया, मुगल्स की जमीन है। अब मराठास इन पे अटैक करते हैं, बार बार अटैक करते साहब, यहां पर लूटपाट की जाती है, लूटपाट करके मराठा सामान यहां से लेके चले जाते हैं। अब इन्होंने बोला कि साहब बार बार लूटपाट करने का क्या मतलब है, आप हमको बता दो कि साहब कितना पैसा आपको चाहिए। तो मराठास ने क्या बोला कि ठीक है काम करो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा उसका 1/4 तुम हमको दे दिया करो, तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। क्या कि साहब तुम्हारे ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, तुम हमारा 1/4 रेवेन्यू दे दिया करो। नोट करना कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो ये इलाका है साहब, इस पे मराठास ने बोला कि भैया अटैक नहीं करेंगे, तुम पे नहीं करेंगे अटैक, दिक्कत नहीं है, पर जितना भी तुम्हारा रेवेन्यू बन रहा है उसका 1/4 हमको देना हर महीना। इसे कहा जाएगा चौथ। कि साहब जो एरियाज मराठास के हैं, मराठा बोलते कि साहब ये एरिया हमारा है, तुमने तो कब्जा कर लिया, उससे जो मराठास रेवेन्यू लेते हैं उसे कहा जाएगा चौथ, और इस रेवेन्यू के बदले उस पर अटैक नहीं किया जाता था। आई बात समझ में? चौथ समझ में आ गया? क्लियर है चौथ किसे कहा जाता है? हाँ जी आसान है, क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, औरंगजेब का कोई अलग से नहीं है, लक्ष्य कुमार मुगल्स वाला ही मेथड है, औरंगजेब का अलग थोड़ी हो गया। औरंगजेब का मेथड एक टैक्स अलग था, उसके बारे में बात कर ली थी मैंने। इसके बाद हम बात करेंगे सरदेशमुखी। सरदेशमुखी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरदेशमुखी क्या है, देखो ये अब मराठास बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारे ऊपर कोई और भी अटैक कर रहा है। अब जैसे मान लो आदिल शाही मुगल्स पे अटैक कर रही, मुगल्स पे अटैक कर रही आदिल शाही, आदिल शाही मुगल्स पे यहां पर अटैक कर रही। अब यहां पर मराठास बोलेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है ना, हम तुम्हारी इस अटैक को रोकने में मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे इस अटैक को रोकने में। आई बात समझ में कि तुम्हारे ऊपर ये अटैक कर रहा है, हम इस अटैक को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे, पर इसके बदले तुमको हमको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या? 10% तुमको एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। तो इसे कहा जाता था सरदेशमुखी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये नॉर्मली चीज थी चौथ और सरदेशमुखी के बारे में, तो केवल नॉर्मली याद रखना, सरदेशमुखी में 10% एक्स्ट्रा और लिया जाता था। हाँ हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है? 2 टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? यहां तक याद रखिएगा। ये इन्फेंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के हिसाब से कंफ्यूज हो जाओगे, ये बता देता हूं। अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो इन्फेंट्री है वो भी ऑब्वियसली बहुत बढ़िया थी। उसमें 2 तरह के सिपाही देखने को मिलेंगे तुमको। एक होते हैं आपके बर्गिस। बर्गिस कौन है साहब? बर्गिस जैसे लोग होते हैं जो राजा के सिपाही हैं, मतलब इनको जो घोड़ा दिया जा रहा है, हथियार दिया जा रहा है, मेजरली घोड़ा, वो मराठा आर्मी देती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी तुम आर्मी में लड़ने जाओगे, तुम्हारे पास जो गन तुमको मिलेगी वो भारत सरकार तुमको देगी। सेम चीज यहां पर भी, ये सब राजा के लिए लड़ रहे हो, परमानेंट हो तुम यहां पे, और घोड़ा हथियार सब सरकारी देगी। इन्हें कहा जाएगा बर्गिस। एक होते हैं आपके शिलेदार। शिलेदार कौन है साहब? शिलेदार बेसिकली मर्सनरीज है। जी हाँ, ये लड़ते हैं, पर ये लड़ेंगे किसके लिए? फॉर दी मनी। हाँ जी, घोड़ा भी इनका, हथियार भी इनके, ये लड़ाई में साथ देंगे आपके, और आप इनको दे दो पैसा। आई बात समझ में? मतलब इनका खुद का घोड़ा होता था, ये नोट करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद
हम सब मराठा नेवी के बारे में जानते हैं कि मराठा नेवी के फाउंडर कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। अब इसमें याद क्या रखना कि साहब इनका जो नेवल बेस था, अगर मैं क्लियरली बात करूं, नेवल बेस इनका जो सबसे पहला था वो था आपका कल्याण वाला। कल्याण के पास इनका पहला नेवल बेस बनाते हैं। कल्याण के पास आप मुंबई जाके तो कल्याण स्टेशन आता है, उसके पास ही अपना पहला नेवल बेस बनाते हैं और उसी के पास अपना पहला जहाज भी बिल्ड करते हैं। तो सवाल यहीं से आएंगे बेटा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है। तो वो वही बोल रहा हूं कि ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात हम करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? जितना पढ़ा है वो क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो, जितना पढ़ा है वो क्लियर हो गया? जितना पढ़ा है वो क्लियर हो गया? हाँ जी बता दीजिए, जितना पढ़ा हमने आज उतना क्लियर हो गया है? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज कनेक्टेड है लेक्चर्स, है आगे के लेक्चर्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आज उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज चीजें कनेक्टेड है। संभाजी महाराज के बाद थोड़ा मुगल्स के ऊपर आऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा, है ना, कनेक्टेड यहां पर है। इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, जैसे टैक्सेशन लिख लेना आप, एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात हमने करी वो कर लेना, है ना, तो छोटी सी चीजें आप याद